Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of medieval Indian history and in this segment we are into early medieval phase where today we are going to discuss the part 2 of Chola administration. चोल एडमिनिस्ट्रेशन यानी इंपीरियल चोलों के प्रशासन को हम देखेंगे और आज सबसे महत्वपूर्ण पार्ट को हमें देखना है। यहां तक हम देख चुके थे, अभी मैं बताऊंगा सबको एक बार फिर, ठीक है। थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि ले लेंगे। ये जो ग्राम प्रशासन है ये अपने स्वायत्त शासन के लिए, सेल्फ रूल के लिए पूरे इतिहास में ये फेमस रहा और ये चोलों की सबसे बड़ी विशेषता है। आ जाता है एग्जाम में, 4 ऑप्शन में आ जाएगा कि किसके लिए ये प्रसिद्ध थे। इंपीरियल चोल, ठीक है। एक चोल थे संगम एज में, अर्ली चोला थे वो, ये इंपीरियल चोल है। तो ये अपने स्थानीय स्वशासन या स्वायत्त शासन, जिसे आप अंग्रेजी में लोकल सेल्फ गवर्नेंस कहेंगे, ठीक है, कहां पे, विलेजेस में, ग्राम में, गांव में। और ये पूरा फेमस थे, पूरे प्रसिद्ध थे इतिहास में। क्योंकि यहां देखिए इस तरह के शासन में जो सेंटर है, केंद्र है, वहां उसका हस्तक्षेप नहीं था। वो ना के था भी तो ना के बराबर, न्यूनतम, ठीक है। इसको अभी हम देखेंगे और इसलिए यहां पर आपको रिफ्लेक्शंस मिलेंगे लोकतंत्र के भी। हालांकि इस लोकतंत्र के रिफ्लेक्शंस तो मिलेंगे लेकिन बहुत सारी कमियां भी आपको दिखाई देंगी, तो हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। देखिए ये चोल कौन थे भाई? तो चोल पल्लवों के सामंत थे। इस पे हम काफी कुछ कर चुके हैं, फिर भी हम आज इसको एक बार फिर से हम बैकग्राउंड लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊं कि जब हम मेडिएवल हिस्ट्री की शुरुआत हमने की थी तो मैंने बताया था कि पढ़ने के लिए सुविधा की दृष्टि से हमने 2 पार्ट में बांटा, अर्ली, लेटर। अर्ली को भी 3 पार्ट में बांट दिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, मुस्लिम इन्वेजन, और फिर लेटर को दिल्ली सल्तनत और मुगल। ऐसे सुविधा हो जाएगी पढ़ने में। हमने नॉर्थ इंडिया से शुरुआत किया था। और अर्ली मेडिएवल फेज था क्या? अर्ली मेडिएवल फेज का जो समय है वो हर्षवर्धन के शासनकाल के अंत के बाद शुरू होता है। यानी हर्षवर्धन का शासनकाल कब खत्म होता है? हर्षवर्धन का शासनकाल जो है वो 647 एडी में खत्म होता है। 606 एडी से शुरू होता है हर्षवर्धन का काल। पोस्ट गुप्ता पीरियड में हर्षवर्धन है और उनका शासनकाल 606 एडी से शुरू होकर 647 एडी में 647 ईस्वी में खत्म हो जाता है। और वहीं से शुरू हो जाता है पूर्व मध्यकाल या अर्ली मेडिएवल फेज, ठीक है। और वो रहता है 12th सेंचुरी एडी तक, 12वीं शताब्दी तक। तो 12वीं शताब्दी तक का जो समय है अर्ली मेडिएवल फेज है। और उसके बाद आप 13वीं शताब्दी से देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत खत्म होगा, उसके बाद मुगलों को हम देखेंगे। तो यहां से हमने नॉर्थ इंडिया से शुरू किया था और मैंने बताया था कि हर्षवर्धन के बाद नॉर्थ इंडिया में कई राजपूत डायनेस्टीज दिखेंगे आपको, कई राजपूत किंगडम्स, राजपूत उभर के आएंगे यहाँ पर, ठीक है। और राजपूत उभर के आते हैं जैसे गुर्जर प्रतिहार यहाँ पर आपको राजस्थान, गुजरात में, ठीक। ये गुजरात वाला जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे सोलंकी, या उनको एक और नाम था चालुक्य, वो कहते थे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे परमार राजपूत मालवा में, दिल्ली में तोमर देखेंगे। कई राजपूत वंश आपने नॉर्थ इंडिया में देखा और उनका आपस में संघर्ष भी देखा। उसके अलावा आपने पाल वंश को भी देखा था यहाँ पर पूर्वी भारत में। ये बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। बहुत ये डिस्प्यूट है कि वो राजपूत थे या नहीं थे, लेकिन बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, इसलिए ज्यादातर इतिहासकार इनको बौद्ध भी मानते थे, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्वी भारत में और बंगाल में, बिहार बंगाल वाले क्षेत्र में थे ये पाल यहाँ पे। और हमने इसी नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में हमने यहाँ पे कन्नौज था उत्तर प्रदेश में, आज जो उत्तर प्रदेश है। कन्नौज जो था हर्षवर्धन के समय से, चूंकि हर्षवर्धन ने उसे अपना कैपिटल बनाया था, तो उस समय से पाटलिपुत्र या मगध की जगह इंडियन जो पॉलिटिकल सेंटर स्टेट था वहां पे कन्नौज आ चुका था। बहुत ज्यादा समृद्ध, शक्तिशाली आर्थिक रूप से, ठीक है। इसलिए इसके लिए कन्नौज के लिए एक संघर्ष हुआ। यहाँ गुर्जर प्रतिहार जो अर्लीस्ट राजपूत थे, यहाँ पे पाल जो पूर्वी भारत में थे, और देखिए ये राष्ट्रकूटा यहाँ पे दक्षिण भारत की एक शक्ति थी। तीनों ने यहाँ पर कन्नौज के लिए संघर्ष किया जिसमें गुर्जर प्रतिहारियों की जीत हुई थी। तो ये हमने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी देख लिया था। हाँ, पूरे राजपूतों का आपस में संघर्ष भी देख लिया था। उसके अलावा कश्मीर ऊपर था जहां पे हमने लोहार वंश और कश्मीर में कुछ और वंशों को देखा था, ठीक है। फिर हमने हिंदू शाही वंश देखा था। वो सारे नॉर्थ इंडिया को हम खत्म कर चुके थे। फिर हम साउथ इंडिया में आए थे और नॉर्थ इंडिया को खत्म करने के बाद साउथ इंडिया में आए थे और वहां पर हमने बताया था कि
क्या है कि साउथ इंडिया में हमें जो पढ़ना था वो कुछ पोर्शन उसका कवर हो रहा था कहां पर, दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास में, यानी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। तो जब हमने दक्षिण भारत के इतिहास की शुरुआत की थी तो मैंने बताया था कि देखिए मौर्यों के सक्सेसर के रूप में, जब मौर्य उत्तर काल में आप आते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड में, तो मौर्यों के सक्सेसर के रूप में कुछ विदेशी ताकतें भारत में आती हैं, जैसे ये नॉर्थ वेस्ट से और आप मध्य एशिया सेंट्रल एशिया से कह सकते हैं। तो यहां से जैसे इंडो ग्रीक, हिंदी यूनानी, फिर उसके बाद सीथियंस यानी कि शक आएंगे भारत में, फिर उसके बाद पर्थियंस जिनको कि हिंदी में कहते हैं पहलव, ये पल्लव हैं वो पहलव थे, ठीक है, और लास्ट में कुषाण आते हैं। उसी तरह मौर्यों के उत्तराधिकारी के रूप में कुछ देशी ताकतें भी उभरती हैं और नॉर्थ इंडिया में पुष्यमित्र सुंग डायनेस्टी की शुरुआत करता है, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके, ठीक है, वो सुंग डायनेस्टी की शुरुआत करेगा। सुंग डायनेस्टी खत्म होगा यहीं पे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में आ जाएगा कौन सा डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी की जगह पे ही आ जाएगा कण्व डायनेस्टी, और फिर कण्व के खत्म होने के बाद साउथ इंडिया में वर्चस्व होगा यहाँ पर सतावाहन या सातवाहनों का। तो ये मैंने आपको बता दिया था, ये दक्षिण भारत का इतिहास जब हम पढ़ रहे थे तो ये देखिए सतवाहनों को हमने पढ़ लिया था वहां पे जब हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड को पढ़ रहे थे, और सातवाहनों के बाद हमने बताया था कि वाकाटक किसी, ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है जहां पे सातवाहन थे, सतावाहन या सातवाहन, वहीं पे फिर एस स्टैंड्स फॉर सातवाहन, फिर इन्हीं के महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ही आ जाएंगे वाकाटका। ये हमने पढ़ा था। सबसे पहले दक्षिण भारत के इतिहास में हमने संगम एज को पढ़ा था, उसके बाद वाकाटका को पढ़ा था। ये तो हम पहले पढ़ रहे थे, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के साथ साथ ही इसको देखा था सातवाहनों को, ठीक है। ये हमने महाराष्ट्र में थे दोनों, सातवाहन, और सातवाहनों को रिप्लेस किया था वाकाटकों ने, फिर वाकाटकों को रिप्लेस कर दिया यहीं पे कर्नाटका का वातापी या आज का बादामी, वातापी कहें या बादामी कहें, इस क्षेत्र को लेते हुए कल्याणी के चालुक्य वातापी, सीबी स्टैंड्स फॉर चालुक्य वातापी, चालुक्य वातापी आ गए। फिर चालुक्य वातापी को रिप्लेस करते हैं कौन, राष्ट्रकूटास, जो कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में ये संघर्ष करते हैं गुर्जर प्रतिहार और पालों के साथ कन्नौज के लिए, और राष्ट्रकूटों को रिप्लेस करते हैं चालुक्य कल्याणी, ठीक है। तो ये हमने दक्षिण भारत के इतिहास में यहां तक पढ़ा था। फिर हमने पल्लवों को भी दक्षिण भारत के इतिहास में पढ़ लिया था। हमारा बच गया था चोल, इसी चोल को हम यहां पढ़ रहे हैं साउदर्न पार्ट में, अर्ली मेडिवल फेज के साउदर्न पार्ट में, चूंकि ये एंशिएंट इंडिया में, दक्षिण भारत के एंशिएंट इंडिया में, एंशिएंट हिस्ट्री में हम ये सब चीज यहां तक खत्म कर चुके थे। तो अब चोल बच रहा था। और ये मैं बताऊं कि यहां पर जो अर्ली मेडिवल फेज है, ये जो है सारे, ये इनका मेजर पोर्शन अर्ली मेडिवल फेज में भी कवर होता है, और ये दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास में भी कवर होता है। तो इसलिए हमने यहां तक पढ़ लिया था। अब चोलों को पढ़ रहे हैं, और चोलों को यानी कि इंपीरियल चोला है। दक्षिण भारत का जब इतिहास हम पढ़ रहे थे तो हमने शुरू किया था सबसे पहले संगम एज से। यहां पर मालाबार कोस्ट जो केरल है, और नीचे थोड़ा सा जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, वहां पे आप देखेंगे वहां पे कौन थे संगम एज में, चेर थे। उसके बाद यहां पे थे पांड्या, लाल वाले पार्ट में, ये भी तमिलनाडु है। और यहां पर देखिए ये जो पार्ट है, हाँ, यहां पर जहां पे पल्लव दिख रहे हैं, यहां पे ही पहले चोल थे, अर्ली चोला संगम एज में, लेकिन वो अर्ली चोल थे। ये इंपीरियल चोल की बात कर रहे हैं। और इंपीरियल चोल क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि इनका एग्जिस्टेंस था इंटरनेशनल। जो अर्ली जो चोल थे, जो संगम एज में थे, वो कावेरी नदी के आसपास ही सिमटे हुए थे। लेकिन ये जो चोल हुए, इंपीरियल चोल या मेडिएवल चोल, मध्यकालीन चोल, ये आपको यहां पे श्रीलंका भी इन्होंने जीता, ठीक है। उसके बाद इधर इनका लक्षद्वीप, फिर मालदीव्स, इधर आपको अंडमान तो था ही, मालदीव्स आपको इंटरनेशनल हो गया ना, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो जावा और सुमात्रा, जो इंडोनेशियन जो आइलैंड्स के कुछ ग्रुप हैं, मालदीव्स के ग्रुप जो आइलैंड ग्रुप्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये श्रीलंका पे तो था ही, ये भी था। उसके बाद आप इधर म्यांमार, कंबोडिया, ठीक है, कडारन यहाँ पे था मलेशिया के आसपास, तो ये कडारन का इस्तेमाल करते थे चीन से व्यापार के लिए। तो ये सारा इनका जो इंपीरियल चोल या मेडिएवल चोल जो है ना, इंपीरियल इनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका अंतरराष्ट्रीय अस्तित्व था, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने नॉर्थ श्रीलंका को जीता था राजराज फर्स्ट के, फिर पूरा श्रीलंका को राजेंद्र चोल ने जीत लिया था। उसी तरह से एक तरह से ओवरऑल मैंने बता दिया था कि इनका समझिए कि इंटरनेशनल एग्जिस्टेंस था,
ठीक है, इस वजह से इनको इंपीरियल कहा गया। शुरुआती दौर में समझने के लिए मैंने ये बता दिया था कि हमने सारे शासकों को पढ़ा था और शासकों के बारे में भी काफी जानकारी ले ली थी। ये सामंत थे यानी फ्यूडेटरी थे, किसके भाई? पल्लवों के। ये चोल जो है ये पल्लवों के सामंत थे और इन्हीं को रिप्लेस कर दे गई। ठीक है, ये पल्लव कहां पे थे? साउदर्न आंध्रा और नॉर्दर्न तमिलनाडु, यानी दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु में ये पल्लव थे। ठीक है, इन्हीं को रिप्लेस कर दिया इन चोलों ने। सबसे पहले 850 एडी में विजयालय जो है, विजयालय क्या करता है कि ये विजयालय जो कि एक सामंत है, मैंने यहां बताया था ये सामंत थे, सामंत है यानी कि सामंत यहां पे सामंत कौन होता था? ये पल्लवों का अधीन ही थे। सामंत जो थे ये फ्यूडेटरी जो थे, फ्यूडलिज्म कहा जाता है। ये कब शुरुआत हो गई थी? सातवाहनों के पीरियड से शुरुआत हो गई थी, जब किसी भी ऑफिशियल को उनके सैलरी के बदले उसको लैंड दे दिया जाता था। कहा जाता था कि आप इसी से अपना खर्च निकालो, और जब उसको लैंड दे दिया गया तो वहां पे उसको प्रशासनिक अधिकार मिल गए, जुडिशियल राइट्स मिल गए, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने के अधिकार मिल गए। तो इस तरह से वो एक छोटा शासक उस लैंड का हो गया। यही सामंतवादी प्रथा था। ठीक है ना? तो सामंतवादी प्रथा आप समझ लिए। वैसे तो मैंने बताया, हर वीडियो में बताते रहता हूं। तो यही विजयालय जो है यहाँ सामंत है, जो पल्लवों के अधीन है। तो विजयालय 850 एडी में, देखिए 850 एडी से शुरू होता है ये विजयालय जो है। यहाँ पे देखिए ये पांड्य वाला क्षेत्र है, यहाँ पे तंजाउर को जीत लेगा और चोल साम्राज्य की स्थापना कर देगा। ठीक है, चोल पहले ये पल्लवों के अधीन है, ये चोल साम्राज्य की स्थापना कर रहा है। और उसके बाद आदित्य प्रथम आएगा, ठीक है, इसी वंश का, विजयालय वंश का। और आदित्य प्रथम पूरे पल्लव साम्राज्य को मिला लेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पल्लव जो हैं यहां से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आएगा परांतक फर्स्ट, और वो तंजौर जीतेगा यहां पर, मदुरा। पहले तो विजयालय ने तंजौर जीता था और उसको राजधानी बनाया था। फिर आदित्य प्रथम आएगा, पूरा पल्लव साम्राज्य को मिला देगा, और उसके बाद ये मदुरा जीतकर परांतक फर्स्ट जो है ये सारा क्षेत्र आ जाएगा चोलों के पास। यानी अब चोल आ गए इनकी जगह पर। तो चोलों ने पल्लवों को रिप्लेस किया। ठीक है, पल्लवों को रिप्लेस किया। तो इस तरह से आप देखेंगे विजयालय आएगा, आदित्य प्रथम आएगा, परांतक फर्स्ट आएगा। उसके बाद जो दो महत्वपूर्ण शासक हमने पढ़ा था विजयालय वंश के, उसमें राजराज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट। राजराज फर्स्ट जो है ये उत्तरी श्रीलंका जीतता है, फिर राजेंद्र प्रथम ये पूरा श्रीलंका जीत लेगा। ठीक है, तो विजयालय वंश दो शाखाएं चली इसमें, चोल वंश में, एक विजयालय और दूसरा चोल चालुक्य। विजयालय क्या था भाई? विजयालय की शाखा अधिराजेंद्र तक चलती है, 850 से लेकर 1070 एडी तक। और फिर एक और वंश यहाँ पर, एक और शाखा, विजयालय का शाखा खत्म होता है 1070, है दोनों इंपीरियल चोल ही, चोल चालुक्य शाखा। अब चोल चालुक्य शाखा जो है ये 1070 में शुरू हो जाएगी। कुछ नहीं है, बेसिकली क्या था कि ये जो चालुक्य वातापी हैं, इसके शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, जिन्होंने हर्षवर्धन का दक्षिणी विस्तार रोक दिया था, नर्मदा के तट पे उन्हें हराया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे चालुक्य वातापी के शासक है पुलकेशिन द्वितीय। इन्होंने ही अपने भाई से आंध्र में, यहाँ पर आंध्रा में वेंगी के चालुक्यों का एक ईस्टर्न शाखा, जिसको वेंगी को राजधानी बनाते हुए एक ईस्टर्न शाखा, ये दोनों चालुक्य वातापी, चालुक्य कल्याणी, ये वेस्टर्न शाखा है, और ये ईस्टर्न शाखा, पूर्वी शाखा की शुरुआत करवा दी थी। तो ये जो थे, ये जो विजयालय वंश की शादी, विजयालय वंश के शासक की शादी होती है, ये बेटी की शादी, राजराज प्रथम जो था उसके पुत्री की शादी होती है इसी वेंगी के चालुक्य के यहाँ। तो ये चोल चालुक्य वंश कहलाया। ठीक है वही, लेकिन दो शाखाएं चली, और इसकी शुरुआत करता है, फाउंडर था कौन? इसका फाउंडर था कुलोत्तुंग फर्स्ट। तो सब हम देख चुके हैं शासकों को, तो एक हमने रफ आइडिया पूरा ले लिया। ठीक है, कि दो शाखाएं चली थी इसकी। तो इस तरह से हमने सारा आइडिया ले लिया, और धीरे धीरे चोल तो ये सारा जीतेंगे। देखिए सारा ये तो उड़ीसा पहुंचेंगे, बंगाल पहुंचेंगे, सब इनके कंट्रोल में आ जाएगा। उसके बाद हमने सारे जो एम्पेयर्स उनको पढ़ने के बाद हमने प्रशासन को शुरू किया था, एडमिनिस्ट्रेशन को। और हमने बताया था कि जो एडमिन यूनिट्स, प्रशासनिक यूनिट्स हैं, अगर देखें तो केंद्र है सबसे बड़ा, पूरा साम्राज्य, केंद्र को डिवाइड कर दिया गया प्रोविंसेस में, यानी प्रांतों में। तो आज के जैसे स्टेट हो गए, राज्य हो गए, और प्रोविंसेस यानी प्रांतों को मंडल में। ठीक है,
जिसे कमिश्नरी आज कहा जाता है। जैसे इन मंडलों को वलनाडु कहा जाता है, पूछ देगा एग्जाम में वलनाडु किसको कहते थे, तो मंडलों को विभाजित कर दिया गया जिला यानी डिस्ट्रिक्ट में, जिसे नाडु कहा जाता था। जिला को गांवों के ग्राम समूह विलेज ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, जिन्हें कोट्टम और कुर्रम कहा जाता था। और सबसे छोटी इकाई जो होती थी ग्राम होती थी, ठीक है, यानी विलेज, यानी सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और सबसे बड़ी, यानी केंद्र को डिवाइड किया गया प्रोविंसेस में, फिर प्रोविंसेस को डिवाइड कर दिया गया मंडल में यानी वलनाडु में, वलनाडु को जिला यानी कि नाडु में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। जिला को ग्राम समूह जिसे कोट्टम या कोर्रम कहते थे इसमें डिवाइड कर दिया गया, और फिर सबसे छोटी इकाई ग्राम हो गई। तो हमने यहां तक स्टडी पूरा कर लिया था अच्छे से, और अब हम लोकल सेल्फ गवर्नेंस को समझेंगे। हाँ, ग्राम के विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को बेसिकली, यानी कि स्वायत्त शासन, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, जिसे हिंदी में स्थानीय स्वशासन और स्वायत्त शासन कहेंगे। फेमस था, पूरे इतिहास में सवाल भी आता है कि इंपीरियल चोल जो थे वो पूरे इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए, या कहेंगे स्वायत्त शासन के लिए, ऑटोनॉमी के लिए, हाँ, ग्रामीण ऑटोनॉमी, ध्यान रखिएगा, विलेज, ये हम बात किसके लिए कर रहे हैं, ग्रामीण स्वायत्त शासन। देखिए यहां पे विलेज है ना, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, तो स्थानीय स्वशासन या स्वायत्त शासन किसके लिए, गांव के लिए, ग्रामीण स्वायत्त स्वशासन, ध्यान दीजिएगा, या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, जो भी है आप कहिए, ठीक है। और देखिए इसकी जानकारी कहां से मिलती है, ये सवाल आता है, उत्तर मेरूर अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, देखिए हम पढ़ रहे हैं ग्राम को, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल सेल्फ गवर्नेंस विलेज में, ग्राम में, ठीक है। तो उत्तर मेरूर अभिलेख, और उत्तर मेरूर अभिलेख किसका था, पारंतक फर्स्ट का, 991 एडी का एक है और एक 921 एडी का। देखिए एक बार मैंने बाय मिस्टेक यहां पर 929 एडी लिखवा दिया था, तो कई बार मिस्टेक हो जाता है, तो हालांकि ये आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप सुधार लीजिएगा, 921 एडी, ठीक है। और इस उत्तर मेरूर अभिलेख में एक गांव की चर्चा है जिसे चतुर्वेदी मंगलम गांव कहते हैं, और इसमें क्या है, इस गांव के, उत्तर मेरूर अभिलेख में इसी गांव के शासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी है, जिसको कि चोलों ने रोल मॉडल के रूप में लिया, ठीक है ना। तो ये आपको जानना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहां पे मैंने बताया कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की झलक मिलेगी, ठीक है, डेमोक्रेसी की झलक मिलेगी, ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी, रिफ्लेक्शन डेमोक्रेसी का मिलेगा, लेकिन उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी, कमियां भी होंगी। और ये स्थानीय, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन क्या था भाई, ये जो हम ग्राम की बात कर रहे हैं, ये देखिए ये क्या था, तो इसमें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, इसमें जो सेंटर है, केंद्र है, इसका हस्तक्षेप नहीं है, या है भी तो न्यूनतम है, मिनिमम है, ना के बराबर है। तो इसको हम समझने वाले हैं। अब देखिए यहां पर अगर हम गांव के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है, ग्रामीण लोकल सेल्फ गवर्नेंस, या ग्रामीण आप कहेंगे स्वायत्त शासन, ठीक है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, कुछ भी कह ले, तो दो तरह से आप देखेंगे। पहले इसको देखते हैं, क्योंकि यहां हमें सभा को डिटेल में देखना है। तो देखिए एक तो यहां ग्रुप ऑफ विलेजेस से गांव के लोग चलाएंगे, ठीक है, गांव के ही लोग शासन चलाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। तो देखिए पहला तो ग्रुप ऑफ विलेजेस, ग्राम या गांव समूह एक बना दिया जाएगा, लेकिन इसका एक संगठन जो बनाया जाएगा, समूह बनाया जाएगा, ये धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक आधार पर बनाया जाएगा। जो धार्मिक समूह होगा, हाँ, वो उसको कहा जाता था मूल पेरुदियार, देखिए ध्यान रखिएगा, मूल पेरुदियार, और ये मंदिर का मैनेजमेंट देखता था, टेम्पल्स का मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल्स। सोशल ग्रुप जो होगा, सोशल समूह, इसमें बढ़ई, सोनार और लोहार, यानी कि कारपेंटर, सोनार को क्या कहेंगे, गोल्ड स्मिथ, और लोहार ब्लैक स्मिथ, ये है। अगर इकोनॉमिक आधार पर देखा जाएगा, आर्थिक आधार पर, तो कुछ ग्रुप थे जिनके कुछ प्रमुख नाम वलंगियार और मणिग्रामम, वलंगियार और मणिग्राम, ये आर्थिक आधार पर। और इनका क्या था ना, कि बस एक विशेष कार्य के लिए ही ये बने होंगे, इनका कार्य
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट है विलेज असेंबलीज और ग्राम सभा। मतलब दो तरह से आप देखेंगे कि जो स्वायत्त शासन गांवों का चलता था, लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो चलता था, या ग्रामीण स्वायत्त शासन जो चलता था, या ग्रामीण स्वायत्त स्वशासन जो चलता था, स्वायत्त ना भी कहें स्वशासन कह सकते हैं, ऑटोनॉमी एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि ग्रुप असेंबलीज है और इनको पर्टिकुलर वर्क इनका होगा। यहां पर देखिए लिखा हुआ है ग्रुप असेंबली, ग्रुप ऑफ विलेजेस का, ग्रुप असेंबली कह रहे हैं, ग्रुप ऑफ विलेजेस का पर्टिकुलर वर्क होगा, किसी खास आधार पर इनको बनाया जाएगा। इस समूह को धार्मिक आधार होगा, सामाजिक अधिकार आधार होगा और आर्थिक आधार होगा। और ये जैसे कि मूल पे दिया है, एक समूह बना दिया गया, ये सिर्फ मंदिर का मैनेजमेंट देखेगा। कुछ सामाजिक आधार पर बढ़ई सोनार और लोहार को रख के बना दिया जाएगा। आर्थिक आधार पर वलंगियार और मणिग्रामम जैसे ग्रुप बना दिए गए। तो ये बहुत ज्यादा बस कहीं एग्जाम में पूछ दे तो, हालांकि इधर से नहीं पूछता, पूछेगा इधर से, ठीक है। तो एक तो हो गया ग्रुप ऑफ विलेजेस, ग्राम या गांव समूह। दूसरा था विलेज असेंबलीज, ग्राम सभा या महासभा। महासभा तो एक पार्ट था इसका। विलेज असेंबलीज यानी ग्राम सभा। अब ग्राम सभा तीन तरह के थे, देखिए उर सभा या महासभा और नगरम, तीन यहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखिए उर में क्या था कि कॉमन सामान्य लोग रह रहे हैं, गांव के सामान्य लोग रहे हैं। इनका जो प्रशासन एडमिन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एक संस्था यानी इंस्टीट्यूशन चलाती है जिसको कहा जाता है उलंगुणम। ये संस्था चला रही है उलंगुणम, ये चला है, ठीक है। और इसके सदस्य मेल होंगे, इसके सदस्य मेल होंगे यानी पुरुष होंगे। अब यहां पर देखिए लोकतंत्र तो है, लेकिन एक कमी आपको दिख गई यहां पे कि उर में सिर्फ पुरुष है, महिलाओं को स्थान नहीं है। तो देखिए हमने ये बात की कि सेल्फ रूल है, स्वायत्तता है, केंद्र का हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन कुछ कमियां भी जगह जगह पे आपको दिखाई देंगी जो कि नोटिस करते हुए चलना है। जब हम डिस्क्रिप्टिव के पर्पस से देखेंगे तो वहां तो डिटेल देखेंगे, लेकिन यहां भी मैं बताते चलता हूं। देखिए यहां पे सदस्य सिर्फ पुरुष हो रहे हैं, कॉमन लोगों की है। अब आपसे पूछ दिया जाए कि उर में कौन रहता था, उर तो गांव ही है ना एक तरह का, तो उनकी सभा बना दी गई, तो उर में कॉमन पीपुल है, ठीक है। तो उर जो है इसके सदस्य सिर्फ मेल होंगे, पुरुष होंगे। तो एक कमी यहां पर आपको दिख रही है लोकतंत्र, लेकिन फिर भी लोकतंत्र है। यहां पे केंद्र का हस्तक्षेप ना के बराबर है, ठीक है। उसके बाद सभा और महासभा, इसी को हमें डिटेल पढ़ना है, ठीक है। नगरम जो है ये ट्रेडर्स का है, व्यापारियों का ये असेंबली है, व्यापारियों की असेंबली है। और सभा या महासभा ये ब्राह्मण या अग्रहार कहा जाता है। हाँ, ये होते थे, ठीक है, इनकी सभा थी। सभा भी कहा जाता था, महासभा भी कहा जाता था। थोड़ा बड़ा हो गया तो महासभा हो गया, छोटा हो गया तो सभा हो गया। तो इन ब्राह्मण जिन गांवों में रहते थे, इनको, उन गांवों को, उन बस्तियों को ब्रह्मदेव भी कहा जाता था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से जो अभी इसको हमें डिटेल देखना है, ये भी उतना नहीं है, ये भी उतना नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि सवाल बहुत सारे बन जाते हैं, जैसे ये आपको उलंगुणम किसकी संस्था है भाई, तो उलंगुणम उर की संस्था है, ठीक है। और उर क्या है, ग्राम सभा है, विलेज असेंबली है, ठीक है। वैसे ही विलेज असेंबली का दूसरा पार्ट सभा और महासभा, और एक नगरम। नगरम में किसकी है भाई, ट्रेडर्स की है। ये भी सवाल है, उर में कौन रहता था, सामान्य लोग। नगरम में कौन रहता था, व्यापारी, ठीक है। सभा या महासभा में कौन रहेगा, तो ये रहेंगे ब्राह्मण रहेंगे, ठीक है। और इन बस्तियों को जहां ब्राह्मण रहते थे उन गांवों को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मदेव कहा जाता था। तो ये आपको जानना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट बातें यहां पर देखिए, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर आपको स्वशासन की बात, चोल इसीलिए फेमस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सब चीजें किस अभिलेख से है भाई, उत्तर मेरूर अभिलेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से सवाल बनेगा। उत्तर मेरूर अभिलेख में जानकारी मिलती है ग्रामीण स्वायत्त शासन या ग्रामीण स्वशासन या विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में आपको लोकल सेल्फ गवर्नेंस की जानकारी कहां पे मिलती है, उत्तर मेरूर अभिलेख। और ये सवाल पूछ देगा, कई बार पूछा हुआ है, किसका है भाई, तो पारंतक फर्स्ट का, ये नहीं पूछेगा। एक बस ध्यान रखिएगा कि इसमें चर्चा है उत्तर मेरूर अभिलेख में चतुर्वेदी मंगलम, एक गांव है, उसके शासन व्यवस्था की चर्चा है। चोलों ने इसी को रोल मॉडल माना है। तो इस तरह से आप
ने इसे देखा। हम यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट, देखिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये उतना नहीं है। ये ध्यान रखिए, एक चीज की मूल पेरुदियार किसको कहा जाता था, तो ग्रुप ऑफ विलेजेस था, हाँ, यानी कि गांवों का समूह था, और ये मंदिर का मैनेजमेंट देखता था। उसी तरह से सामाजिक आधार पर ग्रुप ऑफ विलेजेस बनाए जाएंगे, गांव समूह या ग्राम समूह बनाए जाएंगे, और आर्थिक आधार पर ओलंगियार और मणिग्रामम जैसे समूह थे। तो बस इसको इतना ध्यान, अगर सब्जेक्टिव लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। मेन सवाल आपको यहां से बनेगा, देखिए सब्जेक्टिव में थोड़ा इससे जोड़ सकते हैं, और ये आपको सभा और महासभा, जिसे हम बहुत डिटेल में अभी देखने वाले हैं कि सभा जो है ये कमेटी के थ्रू काम करेगी और उन कमेटी के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, अभी सब हम यहां पर देखेंगे। तो यही पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और यहां पर इस सभा को समझने वाले हैं। हाँ, विलेज असेंबलीज में सभा और महासभा को हम डिटेल में देखेंगे। लेट्स मूव ऑन। और देखिए अभी हमने देखा था कि ये ग्राम यानी विलेज में हमने दो तरह से देखा, दो पार्ट में प्रशासन, एलएसजी लोकल सेल्फ गवर्नेंस में हमने देखा एक ग्राम समूह और दूसरा देखा था ग्राम सभा। तो इसमें अब हम एलएसजी में ग्राम सभा को देखना है। मैंने बताया था, हम पूर्व देख चुके थे ग्राम सभा में। ग्राम समूह यानी कि विलेज ग्रुप्स की बात हमने कर ली थी, हाँ, और इसकी भी बात कर ली थी, लेकिन इसमें हमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट सभा या महासभा को समझना था ग्राम सभा में, यानी कि विलेज असेंबली में। ठीक है ना। हमने देखा था उर, और अभी बताया मैंने कि उर किसकी, उर के मेंबर कौन होते थे, तो कॉमन पीपुल की ये सभा थी। हाँ, जो ग्राम सभा थी ये कॉमन पीपुल, ठीक है, और इसके सदस्य मेल होते थे। ठीक है। सभा या महासभा ब्राह्मण या अग्रहारों की सभा थी और नगरम व्यापारियों की सभा थी। ये हमने देखा था अभी। ठीक है। ग्राम सभा वाले पार्ट में, दो पार्ट में देखा ना एलएसजी को, एक हमने देखा ग्राम समूह और दूसरा देखा ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में एलएसजी में हमें सभा और महासभा को, सभा या महासभा को समझना है। इसको हम देख चुके हैं, जितना देखना था मेन यही है। ठीक है। तो अब लोकल सेल्फ गवर्नेंस में हम ग्राम सभा को डिटेल से देखने जा रहे हैं। ठीक है। तो ग्राम सभा में देखिए, ग्राम सभा में हमने उर और नगरम को देख लिया था। हाँ, ज्यादा उसमें नहीं जानना, मैंने ये बताया कि केवल सभा और महासभा को हमें डिटेल में समझना है। तो देखिए ये जो महासभा या सभा थी, ग्राम सभा की जो सभा या महासभा है, तो इसमें आप देखेंगे ये कैसे वर्क करती थी, समिति यानी कमेटी के थ्रू। और इस कमेटी को वारियम या वरियम कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कमेटी को क्या कहा जाता था। ठीक है। ये जो सभा या महासभा जो थी, ग्राम सभा यानी कि विलेज असेंबली का जो एक पार्ट है, सभा या महासभा, जो कि ब्राह्मणों की सभा थी। ठीक है। ये काम कैसे करती थी, एक समिति के थ्रू, एक नहीं कई समितियां होती थी, समिति के थ्रू, कमिटीज के थ्रू, और इन कमिटीज को, इन समितियों को वरियम कहा जाता था या वारियम कहा जाता था। तो ये पूछ देगा एग्जाम में कि सभा या महासभा की समिति को क्या कहा जाता था। तो ये वारियम कहा जाता था। किसका पार्ट था, उर का नहीं था, नगरम का भी नहीं था, ये पार्ट है सभा या महासभा का। सभा या महासभा अपना काम करती हैं समितियों के द्वारा। इन समितियों को वारियम या वरियम कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात कि अब ये जो कमेटी बनेंगे कैसे बनेंगे, इसको समझना। देखिए कमेटी बनाने के लिए पहले 30 सदस्यों का, इस सभा में 30 सदस्यों का चयन कर लिया जाएगा। ठीक है। 30 मेंबर्स, देखिए मेंबर्स होंगे सभा या महासभा के 30, याद रखिएगा। इनका टर्म जो होगा, कार्यकाल 3 साल के लिए होगा। YEAR होगा, आप YR इसको कर दीजिए, गलती से हो गया ये, ईयर, 3 ईयर। ठीक है, 3 इयर्स। तो देखिए इनका टर्म 3 साल का होता था। तो सभा या महासभा के 30 मेंबर पहले चुने जाएंगे। ठीक है। अब ये कैसे चुने जाएंगे, देखिए कोई भी सभा है, हाँ, या गांव है, गांव की सभा है, उसको पहले क्या किया गया
कि कोई गांव है, शहर क्या था, गांव ही तो था, बस्तियां थी। तो उसको उठाया गया और उसको 30 पार्ट में बांट दिया गया। ये 30 पार्ट नहीं है, मैंने बताने के लिए बताया है, ये 30 पार्ट में इसको बांट दिया गया, ठीक है, जिसको कि वार्ड कहा जाए, 30 वार्ड्स में बांट दिया गया और हर वार्ड से एक मेंबर का चयन कर लिया गया, 1 मेंबर फ्रॉम ईच वार्ड। तो 30 मेंबर हो गए, ठीक है। अब चयन कैसे होगा? चयन देखिए, यहां पर मान लीजिए इस वार्ड से चयन किया जाना एक मेंबर का, ऐसे करके 30 वार्ड होंगे और यहां पे 8 लोगों ने क्या किया, 8 लोगों ने कहा कि 8 लोग एक तरह से समझिए कि फाइट कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, ये अबोध बालक कहा जाता है, चयन होगा चाइल्ड के द्वारा, एक बच्चा होगा, इसको हिंदी में कहा जाता है अबोध बालक। यहां पे 8 मेंबर है तो पर्ची लिख के डाल दी जाएगी, यहां पर पर्ची लिख के डाल दी जाएगी और इस बच्चे से एक पर्ची निकलवा लिया जाएगा, जिसका नाम आएगा वो यहां का मेंबर चुन लिया जाएगा, यानी इस वार्ड का मेंबर वो चुन लिया गया। वैसे ही हर वार्ड में एक बच्चे से पर्ची निकलवा दिया जाएगा, जिसके नाम की पर्ची आएगी वो मेंबर बन जाएगा। तो इस तरह से 30 वार्ड से 30 मेंबर हो जाएंगे, हर वार्ड से एक मेंबर, ठीक है। करेगा कौन? अबोध बालक, कोई चाइल्ड, बच्चा। और ये आपको चाइल्ड मतलब मेल चाइल्ड होगा, अबोध बालक कहा जा रहा है ना, बालिका नहीं कहा जा रहा है। और टर्म इसका 3 साल का होता था मेंबरशिप का। अब ये जब ये 30 मेंबर चुन लिए गए तो इन्हीं से अलग अलग कमेटी, ये नहीं कि एक कमेटी में 30 ही मेंबर होंगे, ठीक है। जब ये 30 मेंबर चुन लिए जाएंगे तो इनसे अलग अलग, कोई 6 मेंबर का, कोई 12 मेंबर का, मैंने यहां बताया हुआ है। तो जितनी आवश्यकता होगी, लेकिन बनेंगे जो मेंबर कमेटी के वो इसी में ग्राम सभा के जो मेंबर चुने जाएंगे उसी से कमेटी के भी मेंबर बनेंगे। तो हम समझेंगे अभी कमेटी को। अब कमेटी इंपॉर्टेंट कुछ कमेटियों के नाम है, ये भी देख लेंगे। अब ये जो मेंबर्स हैं, देखिए यहां पर देखिएगा इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी योग्यताएं क्या है, ठीक है। यहां पर देखिएगा एक बात, ये लॉटरी सिस्टम, निर्वाचन नहीं हो रहा है, लोगों को नहीं कहा जा रहा है, गांव के लोगों को कि आप चयन कर दीजिए, आप इलेक्ट कीजिए अपने मेंबर्स को, नहीं। यहां पे एक बच्चे से निकलवाया जा रहा है पर्ची। इट मींस देखिए, तो यहां पर आपको एक चीज दिखाई देगा, लोकतंत्र तो है, चुनाव कराया, चुनाव का मतलब चयन कराया जा रहा है, इलेक्शन, निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है, चयन कराया जा रहा है, वो भी लॉटरी मेथड से। तो यहां पर लॉटरी मेथड है, ना कि बिल्कुल आज जिस तरह का निर्वाचन प्रोसीजर है वैसा नहीं है। तो लोकतंत्र तो है, लेकिन यहां थोड़ा सा लिमिटेशन भी दिखता है कि जनता जो है, जनता निर्वाचित नहीं कर रही है, लॉटरी सिस्टम से मेंबर चुन लिया जा रहा है। तो लोकतंत्र तो है, लेकिन लोकतंत्र को यानी डेमोक्रेसी को यहां पर थोड़ा सा ये लिमिट कर रहा है जो लॉटरी सिस्टम है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है, आप निचोड़ निकाल सकते हैं डिस्क्रिप्टिव लिखने के समय, ठीक है। उसके बाद देखिए चीजों को समझते जाइएगा। अब इन मेंबर्स की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, अर्हता जिसको बोलते हैं, योग्यता, एलिजिबिलिटी मेंबर बनने के लिए, ठीक है। इन मेंबर्स का देखिए यहीं पे लगाया हुआ है मैंने। अब देखिए परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, यानी कि अस्थायी सदस्य होना चाहिए उस गांव का, ठीक है ना। ब्रह्मदेव जिसको कहते थे ना, इस गांव को, जिस यहां से ब्राह्मण बिलोंग करते थे उसको ब्रह्मदेव वहां कहा जाता था। तो एक तो अस्थायी मेंबर होना चाहिए। एज, उम्र क्या होनी चाहिए, 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ठीक है। ये ओनर होना चाहिए। 1/4 वेली, वेली इकाई थी जमीन के माप की, 1/4 वेली अगर कहा जाए तो आज का 1.5 एकड़ लैंड, ठीक है, एकड़ भूमि। तो जान लीजिए ये होना चाहिए। अपना मकान होना चाहिए। वेद का नॉलेज होना चाहिए, कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ कि एक वेद का कम से कम, लेकिन वेद का नॉलेज देखिए मैंने करेक्ट लगाया हुआ है। शूद्रों के टच में नहीं आना चाहिए। देखिए अगर शूद्रों के टच में आ गए तो फिर आप अपवित्र हो गए, अब आप मेंबर बनने लायक नहीं रहे। तो आप यहां पर देखिए, यहां पर भी लिमिट कर रहा है, यहां पर छुआछूत, जो कि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में परीक्षा में आ सकता है कि आज के लोकतंत्र की तुलना अगर चोरों के लोकतंत्र से करें तो कैसे तुलना करेंगे। तो आप यहां पर ये सब डिफरेंस दिखाएंगे, ठीक है ना। यहां अनटचेबिलिटी की बात है। अच्छा, लगातार 3 इयर्स से समिति का, किसी समिति का सदस्य नहीं, देखिए समिति कई बनेगी,
ठीक है, यहाँ पर देखिए इन्हीं के 30 मेंबर्स में से अलग अलग कमेटी बना दी जाएगी। तो लगातार 3 वर्ष से यानी पिछले अंतिम लगातार पिछले जब चुनाव हो रहा है उसके पहले के जो 3 साल हैं उसमें से किसी समिति का उस समय लगातार 3 ईयर से किसी समिति का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी जिस समय चुनाव हो रहा है, चयन हो रहा है, हाँ, उसके पिछले 3 साल से, ठीक है ना, वो किसी भी समिति का सदस्य ना बना हो, तो लगातार 3 ईयर से किसी समिति का सदस्य नहीं हो। अच्छा, आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है, वहां तो क्या होता था, ये जो रिसोर्सेज भी तो होंगे, टैक्स तो लिया ही जाता था। तो जिन्होंने पहले काम किया हुआ है और उसके पास अगर कुछ आय व्यय का ब्यौरा है तो बिल्कुल वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये क्लियर होना चाहिए, सही होना चाहिए। और करप्शन नहीं होना, करप्ट नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति को, यानी कि व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, चोरी वोरी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें जो योग्यताएं हैं इस चयन के लिए, सभा या महासभा के चयन के लिए मेंबरशिप के लिए, ठीक है, तो ये योग्यताएं आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि मेंबर बनने के लिए, सभा या महासभा का मेंबर बनने के लिए, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को इन योग्यताओं पे खरा उतरना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखिए यहां पर। अब देखिए जो कुछ कमेटी थी, वरीयम कहा जाता था ना, तो देखो वरीयम या वारियम, तो ऐसे कमेटी बना दिया गया। मैंने जानबूझ के यहाँ मेंबर्स के कुछ मेंबर्स के नाम लिख दिए हैं ताकि आपको ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए कि ये 30 मेंबर से ही एक ही कमेटी नहीं बनेगी, इन्हीं मेंबरों में से कई कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है ना। कोई कमेटी 4 मेंबर की बना दी गई, कोई 5, कोई 6, कोई 12, ऐसे करके। तो देखिए, और इन देखिए अब यार ये ध्यान दीजिएगा, टर्म, कमेटी का टर्म तो 1 साल का होगा, लेकिन मेंबर का टर्म 3 साल का होगा। समझ लीजिए, ये जो मेंबर बना है ये 3 साल, क्योंकि कमेटी 1 साल के बाद हो सकता है ये मेंबर किसी दूसरे कमेटी का मेंबर बन जाए 1 साल के बाद, ठीक है ना, लेकिन कमेटी 1 साल के बाद खत्म हो जाएगी, फिर नई कमेटी बन सकती है। लेकिन ये मेंबर है अपने, इसकी सदस्यता 3 साल तक रहेगी, कमेटी 1 ही साल तक रहेगी। जैसे कुछ कमेटियों के नाम है, तोट्टावरियम आ जाएगा, ये गार्डन उद्यान यानी उपवन को देखती थी, 6 मेंबर इसमें थे। जानबूझ के इसका कोई मतलब नहीं है, मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको यह अंदाजा हो जाए कि 30 मेंबर से खाली एक कमेटी नहीं बनेगी, इन मेंबरों में से कुछ कुछ लोगों को लेकर कमेटी बन जाती है। वैसे देखिए एरिवरियम या एरिवारियम, ये पॉन्ड्स यानी तालाबों को देखता था, इसमें भी 6 मेंबर थे। संवत्सर वरियम, ये स्कॉलर्स थे, इसमें 12 मेंबर थे। संवत्सर वरियम स्कॉलर्स की कमेटी थी, विद्वानों की कमेटी थी। उसी तरह से पोन्नावरियम गोल्ड स्वर्ण समिति थी, समिति कमेटी को हिंदी में समिति बोलेंगे, गोल्ड के लिए था। अच्छा, पनिटावरियम शुगर चीनी के लिए था, ध्यान रखिएगा। उदासीन वरियम विदेशी और सन्यासी, विदेशियों के लिए, फॉरेनर्स एंड सेंट्स, ठीक है ना, सन्यासियों के लिए और फॉरेनर्स के लिए, उनकी देखभाल, उनका जो उनके बारे में जो भी चीजें, उनकी जो जरूरतें होंगी, उनकी सुरक्षा होगी, वो जिम्मेदारी इस कमेटी की होगी। तो कमेटी कई बनेंगे, लेकिन कमेटी के जो भी मेंबर होंगे इन्हीं 30 मेंबरों में से उनको लिया जाएगा। अब इन 30 मेंबरों से 4 मेंबर को लेकर बना लिया जाए, 5 मेंबर को लेकर बना दिया जाए, या एक ही मेंबर जो है वो कई कमेटियों का मेंबर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कमेटी बनेगी। तो ये हमने समझ लिया। उसके बाद देखिए, ये जो सभा या महासभा है, ये काम कैसे करती है, कमेटी के थ्रू। लेकिन इनका वर्क क्या होगा, इस सभा या महासभा का पूछ दे या कमेटी का पूछ दे, एक ही बात होगा, ठीक है, क्योंकि ये सभा या महासभा कमेटी के थ्रू काम करती है। सभा या महासभा ब्राह्मण और अग्रहारों की क्या है, ये सभा है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए इनका वर्क, ये वर्क देखिए, कंट्रोल करेगा किसको, इसका कंट्रोल रहेगा लैंड पे और फॉरेस्ट पे। लैंड प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, यानी कि किसी व्यक्ति का भी हो सकता है और सार्वजनिक भी हो सकता है। जंगलों का लैंड भी इसी के अधिकार में होगा, ठीक है। टैक्स यानी कि कर, ठीक है। इंपोजिशन कलेक्शन, टैक्स लगाना और टैक्स की वसूली, और इवन जो गवर्नमेंट का जो कोषागार है, गवर्नमेंट तक उस टैक्स को पहुंचाना, गवर्नमेंट के कोषागार में, ये भी इनका काम होगा, ठीक है। पेयजल ड्रिंकिंग वाटर,
सिंचाई, इरिगेशन, आवागमन, यानी कि आने जाने की सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। उसका साधन क्या होगा, मतलब उसमें कौन सी, वो किस तरह की, माने कोई गाड़ी का इस्तेमाल होता है या किसी और चीज का इस्तेमाल होता है, जानवरों का इस्तेमाल होता है, वो सब देखेगा। और मार्ग, कौन से मार्ग होंगे। मैनेजमेंट, मंदिरों का, टेम्पल्स का, और शिक्षण संस्थानों का, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट यानी प्रबंधन भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। जुडिशियरी, हाँ, न्याय, मतलब जुडिशियल राइट्स इनके पास होगा, न्याय देने का अधिकार होगा, न्यायपालिका का काम भी करेंगे। और बहुत सारे मामलों में डिस्प्यूट्स के निपटारे का काम करेंगे। हेल्थ, प्रॉपर्टी, लाइफ, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सभा या महासभा की होगी, ठीक है, या कमेटी की कह ले, कमेटी, सभा महासभा कमेटी के थ्रू ही तो काम करेगी। तो हेल्थ यानी स्वास्थ्य, संपत्ति और जीवन, ठीक है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप कह सकते हैं, इसकी सिक्योरिटी भी सभा या महासभा की भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ग्राम सभा जो है ना, ठीक है, ये विलेज असेंबली जिसको अंग्रेजी में कहेंगे, एलएसजी में दो पार्ट मैंने बताया, ग्राम समूह, ग्राम सभा। तो ग्राम समूह का तो मैंने बता दिया, और ग्राम सभा के तीन पार्ट, उर, सभा, महासभा, नगरम। इसमें हमने जो जानना था जान लिया। कॉमन लोगों की संस्था है, ठीक है, कॉमन लोगों की सभा है, व्यापारियों की है, यहां सिर्फ पुरुष रहेंगे, और यहां पे हमने डिटेल जान लिया, ठीक है। तो वर्ग भी जान लिया। अब एक बात और देखिए, बैठक माने मीटिंग कहां होगी, सभा की, महासभा की, या किसी कमेटी की ही मीटिंग होनी हो, तो देखिए इनकी बैठक या मीटिंग या तो किसी मंदिर में हो सकती है, पौंड, तालाब के किनारे, या ट्री, पेड़ के नीचे हो सकती है। अच्छा, सूचना, इसका इंफॉर्मेशन बैठक का कैसे जाएगा, ड्रम बजाकर। अब यहां पर आपको फिर लोकतंत्र की झलक देखने के लिए मिल रही है। कैसे, डेमोक्रेसी, देखिए ट्रांसपेरेंसी है, बिल्कुल सामने सार्वजनिक तौर पे इनकी मीटिंग हो रही है, लोगों को वेन्यू की, बैठक की सूचना दी जा रही है, कितने बजे है, कब है, कहां पे है, इसकी सूचना लोगों को ड्रम बजा के दी जा रही है, सार्वजनिक तौर पे ये मीटिंग हो रही है। तो ट्रांसपेरेंसी है एक तरह से। तो देखिएगा कि लोकतंत्र की झलक भी है, ठीक है ना। सेंटर का हस्तक्षेप ना के बराबर है, हालांकि सेंटर के ऑफिशियल्स हैं, जैसे मध्यस्थ होता था, ठीक है, मध्यस्थ एक ऑफिशियल होता था, एक अयंगार भी होता था, तो सेंटर के ऑफिशियल्स होते थे, ठीक है। अब मध्यस्थ का काम ये होता था कि वो सेंटर का की जो पॉलिसीज है उसको पूरे गांव में, विलेज में लागू कराए, लेकिन उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करता था। ये लागू करना है तो काम ये करेगी कमेटी ही, और इसके काम में वो बोलेगा भी नहीं कि आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। वैसे ही गांव के आय व्यय का, इनकम एक्सपेंडिचर का जो हिसाब है वो अयंगार रखता था। तो लेकिन हस्तक्षेप कोई नहीं था, सेंटर का कोई, बहुत ही न्यूनतम कहा जाएगा हस्तक्षेप अगर होगा भी तो बहुत ही न्यूनतम, इसीलिए लोकल सेल्फ गवर्नेंस कहा गया इसको। हाँ, ग्रामीण स्वायत्त शासन या ग्रामीण स्वशासन, जिसके लिए इंपीरियल चोल या मध्यकालीन चोल जो थे वो फेमस थे। इतिहास में सवाल आता है किसके लिए फेमस थे, तो ग्रामीण स्वायत्त शासन के लिए या ग्रामीण स्वशासन के लिए, या अंग्रेजी में कहेंगे लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए। और किसके लिए था ये, विलेज के लिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पे भी आपको सूचना दी जाती है, जगह बताई जाती है, वेन्यू बताई जाती है, तो लोकतंत्र है। लेकिन फिर वही है कि लिमिटेशन भी है, मैंने बताया लिमिटेशन कहां पे है। जैसे यहां पे आप देखेंगे उर में सिर्फ पुरुष ही सदस्य होते हैं, मेल मेंबर होते हैं, महिलाओं की यहाँ पे अगर पूरा ओवरऑल हम देखें, इसकी ग्राम सभा की बात करें तो उर में यहां पर क्या है, सिर्फ पुरुष ही है, महिलाओं का स्थान नहीं है, तो थोड़ा सा लिमिट कर रहा है लोकतंत्र को, ठीक है। शूद्रों से, अगर शूद्रों की का कोई स्थान ही नहीं है इसमें, यानी शूद्र नहीं, आज तो ऐसा नहीं, आज के डेमोक्रेसी में सबका बराबर राइट है। और ये कह रहा है कि यहां भी देखिए वेदों का नॉलेज होना चाहिए। आज के डेमोक्रेसी में एक अनपढ़ आदमी भी क्या है, आज के लोकतंत्र में हमारे यहां देखिए तो चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, ये लिमिट कर रहा है। उसके अलावा यहां जो लॉटरी सिस्टम हो रहा है, लोगों द्वारा निर्वाचन नहीं हो रहा है, लॉटरी से चयन कर लिया जा रहा है। यहां लोग नहीं मेंबर्स को चुन रहे हैं, सभा और महासभा के मेंबर्स को लोग नहीं चुन रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां भी लिमिट हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा और क्या था, हाँ यहां देखिए आपका इतना भूमि होना चाहिए और अपना हाउस होना चाहिए। देखिए
यहां पर भी एक दिखा रहा है कि आप बहुत ही संपन्न होने चाहिए मेंबर। आज ऐसा नहीं है, एक गरीब आदमी भी चुनाव लड़ सकता है अगर कोई पार्टी सपोर्ट कर देती है, निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता है बिना पैसे का भी। चुनाव भले जीते हारे और पैसे की कमी से हार जाए वो अलग बात है, चुनाव प्रचार उतना ना कर पाए, लेकिन मैं भी चाहूंगा गरीब आदमी, हाँ, जिसको खाने के लिए भी नहीं है, हाँ, वो कहीं से अपना जुगाड़ करके चुनाव लड़ सकता है, नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। लेकिन देखिए यहाँ कम से कम 1/4 वैली, 1/4 वैली यानी 1.5 एकड़ लैंड होना चाहिए, अपना मकान होना चाहिए। आज तो नहीं है, हम रेंट के मकान में भी रह रहे हैं और हम चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये आप एक तुलना कर सकते हैं, अगर एग्जाम में कई बार दे देता है लिखने के लिए कि आप तुलना करें आज के डेमोक्रेसी से और उस समय के चोरों के डेमोक्रेसी से, लोकतंत्र से। देखिए लोकतंत्र का रिफ्लेक्शन तो है, कहीं तो मत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं इन सब चीजों से लिमिट भी हो रहा है। लेकिन उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी, जहां मोनार्की है, राजतंत्र है, ठीक है, उस समय के हिसाब से इतनी स्वायत्तता, इतनी ऑटोनॉमी एक बहुत बड़ी बात थी, ठीक है ना। तो इसलिए ये इंपीरियल चोल जो थे वो फेमस थे। अब आपको यहां पे बस सवाल क्या बनेगा, उर के मेंबर कौन होते थे भाई, तो उर में कौन रहा करते थे, यहाँ किसके लिए था, सामान्य जनों के लिए था, पुरुष इसके सदस्य होते थे। तो पुरुष इसके सदस्य हो गए, दे देगा, पूछ देगा स्टेटमेंट बना के, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ग्राम सभा में कितने मेंबर होते थे, 30 मेंबर होते थे। चुनाव कैसे होता था उसके लिए स्टेटमेंट बना के दे सकता था। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पूरा पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना, ये पूरा पार्ट आप इसको देखिएगा। और इसमें से दे सकता है कि योग्यताओं में 4 ऑप्शन दे देगा, एक कोई और दे देगा कि कौन सी योग्यता नहीं थी, या एक कोई दे देगा, 3 और दे देगा कौन सी योग्यता जरूरी थी, तो ये आप कहेंगे, ठीक है। कमेटी का नाम दे सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपने बहुत अच्छे से देख लिया। तो हमने इस पार्ट को देखा है आज विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को, ये तो पहले ही देख चुके थे। तो इस तरह से हमने इसको देख लिया और इस तरह से हमारा चोल प्रशासन खत्म हो गया है एक तरह से देखा जाए। तो आगे हम थोड़ा इसके इकोनॉमी को, सोसाइटी को, आर्ट एंड कल्चर, इन सब पहलुओं पे भी हम विचार कर लेंगे। तो 2-3 वीडियो में इसको खत्म करके और फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे, कहां पे, मुस्लिम इन्वेजन्स पे। तो इस तरह से चोल प्रशासन हमारा जो है आज खत्म होता है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.